ओके, साढ़े तीन होगा ना? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. ओह सॉरी, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? थैंक यू बेटा माफ करने के लिए. तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता? नहीं नहीं, मैंने सॉरी बोला तो बोला इट्स ओके मैम. ओके, कम ऑन गाइस, एवरीवन प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन. कम ऑन. और मैं आपको सवाल पूछती हूँ, सवालों का जवाब दो. और हम लोग आज राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस की जो आपके क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है. ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा, फिर वो बच्चों को फिर समझ में आएगा कि हमारी तो कितनी प्रैक्टिस हो गई है, हमने पास्ट पेपर्स इंटर के कर लिए हैं और उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं होगी, तो फिर दैट वुड बी एन डिसएडवांटेज टू देम. गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में बताओ कितने पार्टीज होते हैं? कौन से कौन से? अच्छा, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. कौन गारंटी दे रहा है? किसको गारंटी दी जा रही है और किसके बिहाफ पे गारंटी दे रही है? वेरी गुड. किसकी लाइबिलिटी प्राइमरी होती है? प्रिंसिपल, डेटर. और किसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है? श्योरिटी की. अगर इसने डिफॉल्ट किया तो ही क्या श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होती है? जितना पैसा इसने इसको देना था उतना ही पैसा क्या ये भी इसे ही देगा? हमारा डेटर माइनर है तो भी क्या चलेगा? बट द श्योरिटी शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. हर एक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है. किनके बीच में? डेटर और क्रेडिटर और श्योरिटी. श्योरिटी हमने कहा है कि हमारा लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. क्या कहते हैं इसको? को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है? तो all the essentials of a valid contract should also be present over here. But यहाँ पे consideration डेटर और क्रेडिटर के बीच में होना जरूरी है. श्योरिटी और डेटर के बीच में कंसिडरेशन अगर ना भी हो तो भी क्या कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यही गारंटी 2 टाइप्स की होती है, बताओ. Specific guarantee and a continuing guarantee. Any guarantee that is given for a specific transaction is known as a, and any guarantee that is given for a series of transaction is known as a continuing guarantee. क्या continuing guarantee को revoke किया जा सकता है? But only for future transactions. For the past transaction, who is liable? The surety continues to remain liable. फिर उसके साथ साथ आप लोग बताओगे इंडेमनिटी और गारंटी का डिफरेंशिएशन. इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती है? गारंटी में इंडेमनिटी की 2 पार्टीज बताओ. इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर. गारंटी की 3 पार्टीज बताओ. प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी. इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल है. बट गारंटी के केस में द श्योरिटी की लाइबिलिटी इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल. इंडेमनिटी में लाइबिलिटी कॉन्टिंजेंट है. इट मे अराइज, इट मे नॉट अराइज. गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं भी हो सकता है. बट गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में लाइबिलिटी ऑलरेडी अराइज हो चुकी है. या तो डेटर पैसा देगा या डेटर ने अगर डिफॉल्ट किया तो उसके डिफॉल्ट में श्योरिटी पैसा देगा. हाँ है ना? अलोंग विद दैट अगर आप देखोगे इंडेमनिटी का पर्पस है टू मेक गुड द लॉसेस. तो अगर लॉस हुआ आई विल मेक गुड द लॉस. बट गारंटी का पर्पस है सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर. तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सिक्योर द क्रेडिटर बाय सेइंग कि अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो फिर क्रेडिटर उस केस में जो है वो पेमेंट कर लेगा. सो यू नीड नॉट वरी. इंडेमनिटी में ऑल द पार्टीज शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. बट यहां गारंटी के केस में डेटर अगर माइनर है तो भी चलेगा. कॉम्पिटेंट होना चाहिए हमारा क्रेडिटर एज वेल एज द श्योरिटी. ओके,
सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन. ये को एक्सटेंसिव वाला पॉइंट हो गया था. हाँ, अच्छा याद दिलाया. ये एक पॉइंट है जो मेरा स्किप हो गया था. ओके, वो मैं बढ़ा लेती हूँ. आ जाइए पेज नंबर 116. कहीं पे पता नहीं क्यों ये मैंने को एक्सटेंसिव पढ़ाया था, डायरेक्टली हम लोग डिस्चार्ज और श्योरिटी पे चले गए थे, तो ये स्किप हो गया था. ये सिखाया ही नहीं है मैंने आपको, तो ये सिखा देती हूं मैं आपको, तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट भी फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा. देखो, लायबिलिटी ऑफ टू पर्संस प्राइमरीली लायबल नॉट अफेक्टेड by arrangement between them that one shall be surety on others default. तो सुनो ना, ये सेक्शन क्या कहता है, बहुत सिंपल सेक्शन है. ये कहता है where two parties contract with a third party to undertake a certain liability and they also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other. The third party not being a party to the contract, the liability of each such two persons to the third party under the first contract is not affected by the existence of the second contract, although such person may be aware of its existence. Example के थ्रू ये सेक्शन में आपको समझाना चाहती हूँ. एक मिनट सुनो अभी. ओके, सुनो ना मेरी बात. आप लोगों ने फाउंडेशन के अकाउंट्स में प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ा है? क्या होता है प्रॉमिसरी नोट? वन पर्सन मेक्स अ प्रॉमिस टू अनदर, जिसमें क्या होता है, वो बोलता है इतने दिनों बाद मैं इतना पेमेंट जो है आपको दूंगा. से फॉर एग्जाम्पल अगर राम ने श्याम को प्रॉमिस किया है, राम मेकर है, प्रॉमिसर है, श्याम इज द प्रॉमिसी जिसके नाम पे आपने ये प्रॉमिसरी नोट बनाया है. राम कह रहा है, हे श्याम, आई प्रॉमिस कि 3 महीने बाद मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा. ऐसे करके वो लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे यू श्याम 50,000 रुपीज आफ्टर 3 months. आज की डेट साइन और स्टैंप होता है. और फिर राम क्या करेगा, शाम को ये प्रॉमिसरी नोट दे देगा. जैसे 3 महीने हो गए, शाम राम के पास आएगा और कहेगा, हे राम, देखो आपने 3 महीने पहले वादा किया था कि आज के दिन आप हमें 50,000 रुपए दोगे. आज वो दिन आ चुका है. ये प्रॉमिसरी नोट देखो, आपने किया हुआ वादा, ये आपका प्रॉमिस, ये आपकी साइन, मेरे को मेरे 50,000 रुपए दे दो. दिस इज हाउ अ प्रॉमिसरी नोट वर्क्स. लाइबिलिटी किसकी होती है प्रॉमिसरी नोट पे? प्रॉमिसोर की के प्रॉमिसी की? किसकी? हाँ, वेरी गुड, प्रॉमिसोर, जो प्रॉमिसरी नोट का मेकर है, जो प्रॉमिसरी नोट का मेकर है. अब देखो यहां पे क्या हुआ है. से फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम दोनों ने मिलकर प्रॉमिसरी नोट बनाया है इन फेवर ऑफ घनश्याम. हु इज द मेकर? हाँ, देर आर 2 मेकर्स इन दिस केस. हु 2 पीपल? मेकर भी कह सकते हो, या तो आप प्रॉमिसोर भी कह सकते हो. और घनश्याम कौन है? प्रॉमिसी. ये वो बंदा है जिसको पैसा मिलने वाला है. ही विल बी कॉल्ड एज द पे. तो यहां पे राम और श्याम ने दोनों ने मिलकर बनाई है प्रॉमिसरी नोट, जहां राम और श्याम ने यह वादा किया है घनश्याम से कि 3 महीने बाद वो घनश्याम को देने वाले 50,000 रुपए. अब देखो, इसमें एक एडिशनल फैक्ट है. ये जो श्याम है ना, श्याम एक्चुअली बिकेम द प्रॉमिसर acting as a surety for Ram. So basically what I want to tell you all is original contract
was between Ram and Ghanshyam. बट घनश्याम वाज लाइक नहीं नहीं, मेरे को राम पे भरोसा नहीं है, मेरे को एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, कल जाके अगर राम ने पेमेंट नहीं दिया तो क्या गुड्स भी चले जाएंगे और पेमेंट भी नहीं मिलेगा। और इसीलिए इसी राम को बचाने के लिए कौन आ जाता है? श्याम। और अब राम और श्याम दोनों मिलकर क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं टू मेक द पेमेंट टू घनश्याम। इन रियलिटी द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन मतलब डेटर क्रेडिटर जो है वो है राम और घनश्याम। यहां पे इसी ट्रांजैक्शन के लिए जो आप कंसिडरेशन के रूप में प्रोमिसरी नोट दे रहे हो उसमें आपने श्याम को इंक्लूड किया है, बट आपने श्याम को इंक्लूड किया है एज अ श्योरिटी फॉर राम। अब देखो, मैं दोनों भी केसेस कवर करना चाहती हूं। हो सकता है घनश्याम को यह चीज पता है, हो सकता है घनश्याम को यह चीज पता ना भी हो। वैसे तो 99% केसेस में घनश्याम को पता ही होगा, क्योंकि घनश्याम ने तो आखिर गुड्स राम को बेचे हैं। तो अगर घनश्याम ने गुड्स राम को बेचे हैं, पेमेंट भी कौन देगा? अरे बोलो ना, इफ यू आर गिविंग द गुड्स समथिंग इन रिटर्न विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ओनली। तो अगर घनश्याम ने गुड्स राम को बेचे हैं, पेमेंट भी कौन देने वाला है? राम। बट प्रोमिसरी नोट में सिर्फ राम का नाम नहीं है, राम के साथ साथ श्याम का भी नाम है। 3 महीने हो चुके, अभी प्रॉमिसरी नोट जो है वो हो चुका है ड्यू। अब क्योंकि प्रॉमिसरी नोट ड्यू हो चुका है, कौन किसके पास जाएगा? हाँ, घनश्याम विल टेक दिस प्रॉमिसरी नोट एंड विल गो टू राम। ऐसे तो पूरा पेमेंट किसको देना चाहिए? कल जाके। बट अगर राम ने अपने वादे से मुकर गया और उसने पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे केस में घनश्याम कैन फाइल अ केस अगेंस्ट बोथ राम एंड श्याम ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉमिसरी नोट। घनश्याम कैन फाइल अ केस अगेंस्ट बोथ राम एंड श्याम टू रिकवर द अमाउंट। इनफैक्ट अगर आप चाहते हो, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी मैं पढ़ाने वाली हूं, विच इज देयर इन योर सिलेबस। अगर आप चाहते हो, मतलब आप मतलब घनश्याम अगर चाहे वो इंडिविजुअल केस राम के अगेंस्ट भी फाइल कर सकता है, वो इंडिविजुअल केस श्याम के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है, या वो दोनों के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। बिकॉज बोथ राम एंड श्याम आर द जॉइंट प्रोमिसर्स टू मिस्टर घनश्याम। इनकी लायबिलिटी होती है जॉइंट एंड सेवरल। सेवरली भी वो लायबल है, सेवरली। याद है आपको केस 1 2 3 4? सेवरली घनश्याम जिसके अगेंस्ट चाहे पेमेंट कर सकता है। घनश्याम अगर चाहे पूरे के पूरे 50,000 श्याम से भी डिमांड कर सकता है। इन्होंने यहां पे एक सेपरेट गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया है, इनके बीच में एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो है प्रॉमिसरी नोट का। इनके बीच में क्या अलग से गारंटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था? नहीं हुआ था। बट फिर भी माय डियर स्टूडेंट्स, घनश्याम कैन फाइल अ केस अगेंस्ट राम और श्याम और अगेंस्ट बोथ राम एंड श्याम। सपोज घनश्याम ने श्याम से पूरे के पूरे 50,000 रुपए ले लिए, जबकि गुड्स तो उसको नहीं मिले, बट क्या वो ले सकता है? क्योंकि ही इज ऑल्सो अ पार्टी टू दिस प्रॉमिसरी नोट। बट लेटर ऑन आप लोग ही बताओ, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट आपका हो चुका है, चलो हमने श्याम के अगेंस्ट केस फाइल किया और श्याम को 50,000 रुपए देने पड़े। बाद में श्याम जो है राम से क्या ये 50,000 रुपए डिमांड कर सकता है? मैं वापस से कह रही हूं, इन लोगों ने अलग से कोई भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया है। किया है क्या? नहीं किया है, बट फिर भी ये पेमेंट डिमांड किया जा सकता है। दिस इज व्हाट दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट। ओके, लिख लो ये एग्जाम्पल। कैन बी, इट्स अलाउड। ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में होगा, जहां पे इसमें भी तो देखा ना आपने, ऐसे क्या कर रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मैं आपको बताऊं क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां आपने ये पढ़ा था? ये पूछ रहे मैम, इस केस में अगर राम माइनर हुआ तो क्या प्रॉमिसरी नोट वैलिड है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। ऐसा ही पूछा ना बेटा आपने?
हाँ, केस फाइल नहीं कर सकते हो आप, बट प्रोमिसरी नोट तो वैलिड है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोमिसरी नोट घनश्याम कैन स्यू श्याम एंड रिकवर 50,000 रुपए. एक मिनट रुको ना, इससे सवाल पूछा है तो अभी बस अपने को जवाब देने का अच्छा. चैप्टर 3 आप लोगों का इसी बुक्स में क्या कुछ भी. चैप्टर 3 मतलब यूनिट 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 3, उसमें आपने ये देखा था माइनर मेजर वाला पॉइंट. उसमें मैं आपको बताती हूं कुछ. ये देखो ये वाला जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट. उसमें आपने कुछ टिक नोट चिपकाई उधर. उसमें प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल होगा. उसमें एक बी बालक होगा. बी द बालक इज अ माइनर. इज द प्रोमिसरी नोट वैलिड? यस. उसका रेफरेंस इस यूनिट में भी है, 6th वाले और ये 3rd वाले. ये एग्जिस्टिंग यूनिट में भी है और जब मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ाऊंगी वहां पे भी आपको उसका रेफरेंस मिलेगा. देखो मैं आपको बताती हूँ स्क्रीन पे. आप आए क्या आपके टेक्स्ट बुक में? क्या पिच तो उनका डाउट है, अभी सॉल्व करूं कि नहीं करूं? ये देखो इधर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एन अडल्ट. उसमें मैंने ए और बी ने जॉइंट प्रॉमिस किया है सी को. प्रॉमिसरी नोट का एग्जांपल लिया था और मैंने बताया था बी बालक है और फिर मैंने पूछा था क्या ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है? यस. व्हाई? बिकॉज माइनर ने अगर अडल्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है देन द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अभी लिख लो बेटा आप. What pitch? No pitch. हो गया लिख के? अभी शुरू किया है? जल्दी लिखो बेटा, फटाफट. अच्छा, बेलमेंट में कितनी पार्टीज होती है? बेलमेंट में कितनी पार्टीज होती है? कौन कौन ओनर है? कौन पोजेसर है? क्या गुड्स का होना जरूरी है? क्या डिलीवरी देना जरूरी है? क्या पर्पस होना जरूरी है? और पर्पस होते से क्या गुड्स को लौटाना जरूरी है? आप लोग मुझे बताओ कि बेलमेंट क्या कोई भी पर्पस के लिए हो सकता है, बट प्लेज इज ओनली फॉर सिक्योरिटी. बेलमेंट में के केस में क्या आप गुड्स को यूज कर सकते हो, बट प्लेज के केस में आप गुड्स को यूज नहीं कर. कुछ एक्सेप्शनल केसेस में प्लेज के केस में गुड्स को बेचा भी जा सकता है, बट बेलमेंट के केस में आप गुड्स को नहीं बेच सकते. क्या बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है? फॉर कंसिडरेशन भी हो सकता है, बट प्लेज कभी भी विदाउट कंसिडरेशन नहीं होता. इट इज ऑलवेज विथ कंसिडरेशन ओनली. हाँ है ना? अपना ही समझ के क्या गुड्स को ख्याल रखना होगा हमारे बेली को. हाँ है ना? अगर गुड्स में कुछ अक्रीशन हुआ है, ओरिजिनल गुड्स के साथ साथ क्या अक्रीशन भी लौटाना पड़ेगा? क्या बेली गुड्स पे एडवर्स टाइटल लगा सकता है? क्या बेली अपने गुड्स को बेलर के गुड्स के साथ मिक्स कर सकता है? अगर उसने मिक्स कर दिया बट विद द कंसेंट ऑफ द बेलर तो क्या चलेगा?
क्या दोनों का होगा प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट? बट अगर विदाउट द कंसेंट आपने मिक्सिंग की है तो आप पूछोगे गुड्स सेपरेबल है या सेपरेबल नहीं है. अगर गुड्स सेपरेबल है आप क्या डिमांड करोगे? वेरी गुड, सेपरेशन चार्जेस. बट अगर गुड्स सेपरेबल नहीं है तो फिर आप कॉम्पेंसेशन डिमांड करोगे. एज अ बेलर आपकी ड्यूटी है टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड्स. ग्रेचुइटस बेलमेंट है टू डिस्क्लोज द फॉल्ट नोन इन द गुड्स, और नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट है टू डिस्क्लोज द फॉल्ट नोन एज वेल एज अननोन. कौन सा है वो एक्सपेंस, कौन सा है वो एक्सपेंस जो बेली बेयर करता है? क्या? नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट ऑर्डिनरी एक्सपेंस. बाकी सारे एक्सपेंसेस क्या बेलर ही बेयर करता है? अगर बेलर है ही नहीं, उसका टाइटल डिफेक्टिव है जिसके वजह से बेली को कुछ नुकसान हुआ है, तो क्या आप कॉम्पेंसेशन डिमांड करोगे? या तो अगर आपने गुड्स को बेल किया था फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बट वो टाइम खत्म होने के पहले ही आपने गुड्स डिमांड कर दिए, प्री मैच्योर टर्मिनेशन. अगर दूसरे पर्सन ने कुछ खर्चा किया है और गुड्स तो आपने समय के पहले ही ले लिए, क्या प्रोपोर्शनेट खर्चा दूसरी पार्टी आपसे डिमांड कर सकती है? अरे बोलो ना. बेली लीन एक्सरसाइज कर सकता है गुड्स पे. लीन दो टाइप का होता है, कौन से? जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन. हर बेली कौन सा लीन एक्सरसाइज कर सकता है? पर्टिकुलर. जनरल लीन के लिए क्या आपके पास स्पेसिफिक पावर होना जरूरी है? फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स का गुड्स का ओनर बनता है, तो डज ही एक्ट एज अ बेली? क्या उसकी जिम्मेदारी होगी गुड्स को लौटाने की? गुड्स को लौटाने के लिए जो भी खर्चा लगा है क्या आप डिमांड कर सकते हो? रिवॉर्ड अगर डिक्लेयर किया क्या रिवॉर्ड भी ले सकते हो? रिवॉर्ड के लिए लीन भी एक्सरसाइज कर सकते हो और स्यू भी कर सकते हो. हाँ है ना? अच्छा चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वो भी उसकी राइटिंग प्रैक्टिस. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू गिव द आंसर. चेक इट आउट. हमने कुछ एक दो क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस की थी ना इंटर की क्वेश्चन बैंक में से. वो क्वेश्चन आपने लिखा क्या? हमने आपको बोला था फोटो खींच लो और फिर आप लिख लेना. नहीं लिखा आपने? ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा आप? चलो ये क्वेश्चन देखते. क्वेश्चन 3 किसका फोटो लेते हो? क्वेश्चन 3 का. ये क्वेश्चन 3 फोटो ले लो, बट आपको लिखना पड़ेगा आपके नोटबुक में, नहीं तो आंसर आपके बुक्स में रहेगा. आप ढूंढते बैठोगे क्वेश्चन किधर गया. राइट इट टुडे इटसेल्फ. देखो ही कॉल कर रही हूं. कॉर्नेटो लाया है आप लोगों के लिए. आ जाइए बेटा. हाँ किसका फोटो खींच रहा है? एम लेंस किसका? किसका? एम लेंस a sum of 5,000 to be on the security of 2 shares of a limited company on 1st April. अरे सुन रहे हो क्या आप लोग? On 15th June, the company issued bonus shares. अरे 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 बेटा इधर ध्यान दो. सबको मिलेगा आइसक्रीम बेटा, सबको मिलेगा. B returns the loan of 5,000 with interest, but M returns only 2 shares which were pledged. And refuses to give the bonus shares. आप ही बताओ. बोलो उसको बुलाओ, उसको बुलाओ उस बंदे को. ओ हीरो, हाँ जवाब दो. जवाब दो इस सवाल का. बोलो. Advice be in the light of the provisions of the Contract Act. बोलना. सारी क्लास वेट कर रही है आपका.
बोलो। कौन सा क्वेश्चन है आपको पता है? बोलने दो उसको। ऐसे क्वेश्चन को देख के आंसर नहीं आएगा बेटा। तो आप छोटे बच्चे हो क्या? नेक्स्ट टाइम अगर आपने रिवीजन में ध्यान नहीं दिया तो फिर यू आर जस्ट फ्री टू गेट आउट ऑफ द क्लास एंड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवीजन। दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू। यहां पर टाइम पास नहीं चालू है। अगर यहां पे हम लोग मिले हैं तो फिर वी आर हियर टू डू द टॉपिक प्रॉपरली एंड इन अ पोजिशन टू गिव द आंसर्स। ना आप रिविजन में ध्यान दे रहे हो और उसकी वजह से आप आंसर्स नहीं दे पा रहे हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो कौन जवाब दे पाएगा? बता, बोलो। आप सिर्फ 2 ओरिजिनल शेयर्स को दिए हो, बोनस शेयर्स को नहीं दिए हो। क्या ये सही या गलत है? क्यों गलत है? वेरी गुड। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड्स एज वेल एज। देखा आपके बैचमेट्स कैसे जवाब दे पा रहे हैं? इनको क्या मैंने स्पेशल ट्यूशन दिया था क्या प्राइवेट में? जो आपको पढ़ाया वही उन्हीं को पढ़ाया। सो यस, यहां पे ओरिजिनल गुड्स के साथ साथ आपको अक्रीशन इन द गुड्स भी लौटाना पड़ेगा। ये हर बेली की जिम्मेदारी है। अब कैसे लिखोगे? सपोज आपको 3 मार्क के लिए सवाल आया है। ओके, पहले आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, तो आप प्रोविजन लिखना चालू करो। लिखो आंसर नंबर जो भी है, आंसर बताओ। टेक्स्ट बुक लिखो आंसर। पॉइंट नंबर 1 में आप लिखते हो प्रोविजन। सो बेसिकली एक्ट क्या कहता है इस बारे में आपको लिखना जरूरी है। लिखो पॉइंट नंबर 1। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी बेली। पॉइंट नंबर 1। आप 4-5 लाइन छोड़ दीजिए वहां पे फॉर द क्वेश्चन। ओके, और आंसर लिखना चालू करो। पॉइंट नंबर 1। वेरी गुड प्रिया, रिधिमा, वेरी गुड। साइड प्लीज। ओके, साइड। क्वेश्चन ये रहा। फोटो ले लो बेटा, अभी आप ले लीजिए फोटो। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी बेली। इस साइड पे आना पड़ेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी बेली। पॉइंट नंबर 1 आप लिख रहे हो, इट इज द ड्यूटी ऑफ every bailey to return the original goods, to return the original goods as well as the accretion in the goods, as well as the accretion in the goods. As soon as the purpose is over. As soon as the purpose is over. Next, point number 2. In the given case, bonus shares were issued. In the given case, bonus shares were issued and the lender has repaid the complete amount Next point लिखो, thus the purpose, third point, thus
the purpose is accomplished and now the bonus shares के वहां पे लिखो ब्रैकेट में accretion in the goods. क्या लिखोगे ब्रैकेट में? And thus the bonus shares will have to be returned. Will have to be returned along with तुम लोगों को आइसक्रीम मिला? Along with the original shares will have to be returned along with the original shares. Along with the original shares. इधर आ जाओ, और एक क्वेश्चन हम लोग लेते, चलेगा ना? देखो फोटो ले लेते हो इसकी, क्वेश्चन 1 में क्या बेटा, इसकी पीडीएफ ना शेयर करती हूं ना आप लोगों के साथ. देखो ना, A stands as surety for B. सुनो ना, ओए, A stands as surety for B, मतलब ये किसका क्वेश्चन है? गारंटी का, बराबर ना? A stands as surety for B. A कौन है? श्योरिटी. ए है. कौन जवाब दे रहा है? For B, एक ही मिनट. For B, B कौन है? B यहां पर प्रिंसिपल डेटर. For any amount which C may lend to B from time to time during the next 3 months, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज. यहां पे अब आप लोग बताओगे डेटर कौन है? डेटर कौन है? बी. क्रेडिटर कौन है? और श्योरिटी कौन है? क्या यहां पे कंटिन्यूइंग गारंटी है? कंटिन्यूइंग गारंटी कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स. और अमाउंट वाइज कितने पे हमने लिमिट किया है? 50,000 रुपीज. सो बेसिकली द गारंटी इज गिविंग फॉर द कमिंग 3 months subject to a maximum of 50,000 rupees. 1 month later, A revokes the guarantee. क्या कंटिन्यूइंग गारंटी का रेवोकेशन पॉसिबल है? बट ओनली फॉर, वेरी गुड, पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए कौन लायबल है? द श्योरिटी कंटिन्यूज टू रिमेन liable. So 1 month later, A revokes the guarantee. When C had lent, language से समझो, had lent, क्या क्या क्या? हैड पास्ट या फ्यूचर है? मतलब इसी 1 मंथ में ऑलरेडी क्या आपने 5,000 रुपए लेंड कर लिए हैं? नाउ रिफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिसाइड वेदर ए विल बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम ऑल द लाइबिलिटीज टू सी फॉर एनी सब्सिक्वेंट लोन. सब्सिक्वेंट मतलब फ्यूचर का, आगे का, उसके लिए क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो चुका है? यस. But what would be your answer in case B makes a default in paying back to C the money already borrowed? जो ऑलरेडी borrowed है 5,000, उसके लिए क्या श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है? कल जाके अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया है ये 5,000 देने में, तो क्या श्योरिटी को पैसा देना पड़ेगा? बट आने वाले 2 महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है उसके लिए श्योरिटी लायबल नहीं है, मतलब उसके लिए क्या श्योरिटी डिस्चार्ज है. गॉट इट? इसका आंसर लिख के आ जाओ, कल हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय. बाय बाय वर्चुअल किड्स.